साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट अवश्य देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आगमन विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे जाते हैं और निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अगला है, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सभी लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं सारे प्रश्नों के कि क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए भाई, पहले नंबर पर क्या है, भाषा है। दूसरे नंबर पर क्या है, गणित है। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर क्या है, विज्ञान है। और चौथे नंबर पर क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं गणित का जो अनुक्रम है वह भाषा के बाद है, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर ना। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गुणन की इकाई में बताना है अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है। साथियों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, ये होगा मूल संकल्पना कक्षा 3 के बच्चों के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति ये किसकी ओर संकेत करती है। बताएंगे सभी लोग क्या होगा करेक्ट आंसर। टाइम कम पड़ता है, वीडियो पुश कर लें फिर आप आंसर सोच सकते हैं। साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। गणित की लंबी आकृति ये संकेत करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताएं आप लोग प्रतिचित्रण के संबंध में इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये भाई गलत कथन है, क्योंकि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग होता है, क्योंकि प्रतिचित्रण से क्या है तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। बताएं आप लोग जो हमारा गणित विषय होता है उसकी अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बताएंगे, लेकिन गलत है भाई। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण हो और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। 5 धन 3 क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न बताएं। साथियों, 5 धन 3 बराबर कितना होगा 8। एक सीमित उत्तर वाला प्रश्न है, तो बताएं आप लोग इसको यदि हमें बनाना है मुक्त उत्तर वाला तो कैसे बनेगा। बताएं इन 4 में से।
साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो, क्योंकि साथियों इस कंडीशन में यदि हम 4 + 4 देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 धन 6 देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 धन 3 देंगे तो भी क्या है 8 हो जाएगा। अर्थात इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, अर्थात यह मुक्त उत्तर वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, बताएं आप लोग। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड, आर्यभट्ट, अरस्तु या फिर भास्कर। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यूक्लिड को साथियों ज्यामिति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? बताएंगे सभी लोग क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो भैया इसका उल्लेख है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अर्थात यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताएं आप लोग, पाठ्यक्रम शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? तो मेरे भैया पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से हुई है। साथियों एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे आप दौड़ का मैदान। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। यदि किसी विद्यार्थी को गणित में बेहतर होना है तो बताएं भैया किसकी आवश्यकता है? आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। क्योंकि आप सभी जानते हैं गणित में क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, तार्किक और अमूर्त है। ठीक है, मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त है, इसलिए अमूर्त चिंतन होना बहुत ही आवश्यक है। ओके, अगला है भास्कर ने अपनी पुस्तक लीलावती का नाम किसके नाम पर रखा? आप सभी को पता है जो लीलावती पुस्तक है ये किसकी है? भास्कर की। तो बताना है भास्कर ने इसका नाम किसके नाम पर रखा था? अपनी पत्नी के नाम पर, माता के नाम पर, पुत्री के नाम पर या फिर पिता के नाम पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भास्कर ने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर ही अपनी पुस्तक का नाम लीलावती रखा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? बताएं आप लोग, ये जो कथन है वो किसका है? आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो भैया जो लोग यहां पर ऑप्शन सी आंसर देंगे वो बिल्कुल सही होंगे। ये जो कथन है वो है प्लेटो का। ओके, चलिए अगला है गणितीय शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री कौन सी है? बताएं आप लोग। देखिए बात यहां पर प्राथमिक स्तर पर हो रही है, आपको ध्यान रखना है। गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री कौन सी है भाई? तो भैया सबसे प्रभावी है दृश्य। ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें आपको दृश्य रूप में बताना होगा जिससे वो उसको समझ सकें। ओके, अगला प्रश्न है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। जो गणित की पाठ्य पुस्तक है साथियों, जो उसमें विषय वस्तु का संगठन है, बताएं वो किसके अनुसार होना चाहिए? 4 में से यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई मेरे जो विषय वस्तु रहेगी पाठ्य पुस्तक में वह पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बताएं आप लोग। जैसा कि साथियों मैं अभी आपको बता चुका हूं, जो लीलावती पुस्तक है वह भास्कर की है और भास्कर ने उस पुस्तक का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा। और जो लीलावती पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है जेम्स टेलर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों
भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो बताएं आप कौन सी अवस्था में है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई विद्यार्थी चारों आधारभूत संक्रियाएं अर्थात जोड़, घटाव, गुणा व भाग ये करने में समर्थ होता है साथियों, तो वह संक्रियात्मक अवस्था में होता है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ यहां पर चला जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 19। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। आंसर यहां पर जरा सोच समझ कर देना भाई। तो यहां पर जो लोग ऑप्शन सी आंसर टिक करेंगे वो लोग बिल्कुल सही हैं। इसके लिए साथियों सबसे अच्छा उपाय है, जो गुणा वाली संख्या है आप उनको क्या तोड़ लेंगे, जैसे 25 से तो उसको निकाल लेंगे 20-5, इस तरह से साथियों आप उन्हें तोड़ लेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गुणन योग पर वितरण के रूप में। वही मतलब है जब संख्या को तोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। बताएं आप लोग क्या होगा भाई यहां पर करेक्ट आंसर। तो भैया मेरे सूत्र स्थापित करने के लिए जो आगमन विधि है ये उपयुक्त है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर ना? तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।